सबसे पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की चरणों में नमन और नमस्ते भारत। मैं गौरी शंकर गुप्त, आप देख रहे हैं IK न्यूज़। लोकतंत्र का, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और महापर्व के रूप में मनाया जाएगा ये पर्व। 1 जून को मतदान होने हैं, 4 जून को जो है परिणाम आएंगे। तो लोकसभा चुनाव में आज हमारे साथ जो है युवा छोटे भाई अंशुमान बंका जी जो है मौजूद हैं और लोकसभा पर जो है मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो जो है आपको IK न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको मैं प्रणाम भी करता हूं और कुशीनगर लोकसभा के सभी मतदाताओं का अंशुमान का प्रणाम। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और वर्तमान समय में गठबंधन सरकार है और काफ़ी उनके मैनिफेस्टो में जो है बताया गया है वो सामने दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष सरकार हो गई और चुनाव चल रहा है और मतदाता जो है काफ़ी जागरूक है। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि 2014 में मैं वादा करके जाता हूं और 100 दिन में जो है चीनी फैक्ट्री बैठाऊंगा, और माननीय पूर्व गृह राज्य मंत्री RPN सिंह को जो है तथाकथित कुछ शब्दों में बोल भी जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? 2014 एक बदलाव का समय था और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी का पदार्पण हम अपने जिले में हुआ था और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सरकार उभर कर आई और निश्चित रूप से बहुत सारे वादे भी हुए थे और चूंकि पहला कार्यकाल भी था तो जो मुझे लगता है, मैं चूंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में तो देखता ही हूँ, साथ ही साथ परिवार के सदस्य के रूप में देखता हूँ और परिवार के सदस्य में अगर बेटा बाप से 4 इच्छा रखता है तो सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती हैं। तो जो मैंने महसूस किया इन 10 सालों में, चूंकि आपने जो कहा ये वादा सबको मालूम है, लेकिन इस पे मैंने कभी शिकायत लोगों की नहीं देखी मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी ने एक शुगर फैक्ट्री के लिए कहा जरूर, लेकिन उस वादे में कुछ देरीपन आया है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा काम, चाहे वो राम उसी वादे पे सर, उसी वादे पे आप पैदल यात्रा दिल्ली किए थे। हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि कारण ये इसलिए किया था मैंने कि मुझे मालूम है कि मैं जिस व्यक्ति से आग्रह करने जा रहा हूँ वो व्यक्ति सबकी सुनता है, वो सब व्यक्ति सबकी सुनता है। और तो इधर में 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने बहुत कुछ दिया देश को, उनके नेतृत्व में बहुत कुछ मिला देश को और देश ने नया कीर्तिमान भी रचा है और विश्व की नई ऊंचाइयों पर भी गया। और हमने जो महसूस किया, जब प्रदेश में जब सरकार बनी है तो उन्होंने लक्ष्मीपुर के पास कोई जमीन को अधिग्रहण में ले लिया है या उस पर कार्रवाई चल रही है और वहाँ पे एथेनॉल फैक्ट्री, जो मोदी जी का सपना है कि बायोडीजल के रूप में या एथेनॉल के रूप में गन्ने के माध्यम से पैदा हो, तो उसके लिए यहाँ पे लक्ष्मीपुर के पास जो फार्म है 17 सितंबर 2025 का उनकी आयु 75 वर्ष पूरी हो जा रही है। उन्हीं के द्वारा बनाए गए जो है नियम, क्या प्रधानमंत्री रहेंगे? प्रधानमंत्री का निर्णय केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये देश खुद चाहता है वो व्यक्ति रहे, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो 140 करोड़ लोगों के परिवार का हिस्सा है। तो वो व्यक्ति तो हटने को तैयार है, लेकिन देश की जनता ही नहीं चाहती वो व्यक्ति हटे, क्योंकि उस व्यक्ति के पास जो ऊर्जा है, जो थिंकिंग है, जो पॉजिटिव रेंज है, वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। वो पूरे विश्व को साथ में लेके चलता है। तो उस व्यक्ति के लिए जैसे अपवाद, उस व्यक्ति के लिए मुझे नहीं लगता कि उनको हटना चाहिए। और हम सब पूरे देशवासी ये चाहते हैं इस बार मोदी जी 400+ अगर कहे हैं जन भावनाओं के दम पर, जन आकांक्षाओं के दम पर, तो वो रहें और जब तक वो रहें तब तक, जब तक उनकी इच्छा तब तक रहे। ये हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं, ये मतदाता बोल रहा है। आप पैदल यात्रा के दौरान जो है भाजपा के कार्यकर्ता थे शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए, उस दौरान जो है प्रधानमंत्री 4-5 साल हो गए होंगे शायद। 2016
अप्रॉक्स 7-8 सालों के जो है बीच में जो है एक भाजपा कार्यकर्ता की जो है बात जो है प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाई और शुगर फैक्ट्री पडरौना का नहीं चल पाया। तो क्या इस बात के लिए आप निश्चिंत है कि आने वाले कल में जो है यहाँ की जनता के लिए या फिर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए या फिर आपकी बात शुगर फैक्ट्री की हो पाएगी पूरी कि नहीं हो पाएगी? निश्चित रूप से काम हो रहा है, लेकिन इधर में एक चीज़ और ध्यान गया, अभी मुझे आजकल में ध्यान आया, कुछ फैक्ट्री वाले बैठे थे, ढाड़ा फैक्ट्री, रामकोला फैक्ट्री, तो वो जो 2-3 साल का उनका जो रिजल्ट आया है वो उनकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से उनको गन्ना नहीं मिल पा रहा है। सेंटर तो उन्होंने पूरी जनपद में खोल रखा है अपना, ढाड़ा शुगर फैक्ट्री ने, और कैपेसिटी के हिसाब से उनको गन्ना नहीं मिल पा रहा है। फैक्ट्री के जो है संचालन से और भी जो है अर्थव्यवस्था पे अंतर आता है। हाँ, लेकिन किसानों के जो है आवागमन में भी सुविधा होती है, तो ये भी एक अवसर होता है कि जो है फैक्ट्री का होना चाहिए। और गन्ना का क्षेत्र ये पडरौना क्षेत्र है, न कि जो है वो क्षेत्र है। तो लेकिन वही बता रहा हूँ, आवागमन को लेकर फैक्ट्रियों ने अपना सेंटर तो खोल रखा है ना, गांव-गांव में हर न्याय पंचायत में एक सेंटर खुला हुआ है। वो मूल्य नहीं मिलता है सर, वो थोड़ा नुकसान है, लेकिन वो पहुंचाने पे, लेकिन फैक्ट्रियां 3 महीने पहले बंद हो जाती हैं। लेकिन हाँ, एक एथेनॉल फैक्ट्री का सरकार का पूरा मन है खोलने का। अभी मैं कुछ समय पहले बैठा था तो ये बात आ रही थी कि वो जमीन अधिग्रहित की जा रही है, प्रक्रिया में है, और वहां पे एथेनॉल शुगर फैक्ट्री खुलेगी लक्ष्मीपुर फार्म पे, बाबा सिद्धनाथ शुगर फैक्ट्री के नाम से। आप जो है विधानसभा के चुनाव के दौरान जो है आपका एक बयान आया था, आप बगावत करके चुनाव लड़े थे भाजपा की टिकट न मिलने की वजह से। तो आपका एक बयान आया था कि जो है भाजपा की नीतियां ठीक है लेकिन यहाँ के नेता नहीं ठीक है। तो वो नेता तो आज भी मौजूद है इस दौर में? नहीं, तो ऐसा अपने आप को कहाँ तक संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? कहाँ तक वो नेता आज भी मौजूद है और भाजपा के साथ आप खड़े हैं, तो कहाँ तक संतुष्ट महसूस कर रहे हैं आप? पहली बात जो आपने कहा भाजपा से बगावत, क्योंकि हमारे बड़े भाई बगल में बैठे हैं और यहाँ पे उस समय का माननीय मौर्य जी और पडरौना की जनता का क्या रिलेशनशिप था वो आप भली भांति जानते हैं कि एक घर जैसा संबंध था और उसमें कोई बिरादरीवाद नहीं था। उस समय माननीय मौर्य जी ने भाजपा के दम पर घर घर में संबंध बना लिया था, चाहे वो ब्राह्मण बिरादरी में हो या सवर्ण बिरादरी में हो या पिछड़ी बिरादरी में हो या SC/ST बिरादरी में हो। तो हमारा जो संकल्प था, मेन मोटो ये था कि बाहरी को एक बार हटाना है, क्योंकि हम लोगों ने 10 साल को गले लगाया, उस हिसाब से पडरौना का विकास नहीं हो पाया। तो हमने बाहरी को भगाने का संकल्प लिया, उस नाते बाहरी ने लंबे समय से वो आए नहीं और वो तब तक सपा में चले गए। ठीक है, अब अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, ऐसा जो सुनने में आया, उनके कार्यकर्ता बोल रहे थे कि अगर पडरौना से अंशुमान बनकर चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग फाजी लड़ेंगे। तो अगर हम लोग नहीं लड़ते तो जो उनका आभा मंडल था उस समय, अब वो समाजवादी पार्टी से पडरौना से चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपनी रिजल्ट आ सकता था। ऐसा आपको क्या लगता है बड़े भाई? बिल्कुल, ये तो मतदाता ही बताएंगे क्योंकि मैं नहीं बता सकता, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में, पडरौना की माटी के सम्मान में हम चुनाव लड़े, न कि व्यक्तिगत लड़े। कहीं ना कहीं पार्टी का भाजपा नेताओं के खिलाफ बयान थे कुछ नेताओं के खिलाफ थे, नीतियों के खिलाफ नहीं थे। भाजपा की नीति हमेशा सबको साथ में लेने की है। और रही बात नेता के खिलाफ, अगर ऐसा मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मैं अपने वक्तव्य को आपके चैनल के माध्यम से वापस लेता हूं। लेकिन मुझे ध्यान नहीं, ठीक है आप कह रहे हैं तो झूठी, क्योंकि आप लोग के पास तो पूरी रिपोर्टिंग होती है, तो उस वक्तव्य को अपने वापस लेता हूँ। आने वाले कल में जो है कैसे देखते हैं भाजपा का 4 तारीख कैसा होगा? क्योंकि राष्ट्र जो है मोदीमय हो गया है और राष्ट्र में एक अच्छी बात ये आई कि मोदी ने राष्ट्र को अपना परिवार बना लिया और इस नाते 10 साल में जो उन्होंने विश्वास खड़ा किया है और उस आधार पर 140 करोड़ लोगों ने भी मोदी जी को अपना परिवार मान लिया और अपने परिवार का गार्जियन मान लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमको जो लगता है 2040 तक कोई इसको हिला नहीं पाएगा। और जब 2040 तक जो मोदी जी का संकल्प है कि ये भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर के आएगा। जी सर, विकसित राष्ट्र पर मैं कहना चाहेंगे सर, विकसित राष्ट्र का आपने प्रश्न उठाया, तो विकसित राष्ट्र बनता कैसे? देश को पहले जो है किस चीज की जरूरत होती है?
विकसित राष्ट्र दो तरीके से बनता है। एक तो जन भावनाओं को भी संतुष्ट करना पड़ता है और साथ ही साथ वो हर आयाम पूरा करना पड़ता है जिससे हर घर खुशहाल हो। बिल्कुल, हर घर खुशहाल हो, हर घर अपने स्वावलंबन के दम पर अपने पैरों पे खड़ा हो। 40% युवा जो है बेरोजगार। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, युवा ही राष्ट्र की शक्ति है। जब तक युवा का बेरोजगारपन दूर नहीं होगा, जब तक हर युवा स्वावलंबी नहीं होगा, तब तक विकसित राष्ट्र का सपना पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि हम 140 करोड़ की जनसंख्या लेके चलते हैं और निश्चित रूप से 10 सालों में भारत नई कीर्तिमान रचे हैं। तो विश्वास मानिए कि मोदी इस समय सबसे ज्यादा युवाओं की बेरोजगारी को लेकर ही चिंतित है। दोनों में कोई एक बात कह रही हो, भाजपा या मोदी? हाँ? पहले कौन? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाजपा या मोदी? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, भाजपा कहिए या मोदी कहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जो भी संगठन का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के रूप में है, उसको संगठन के ही नाम से जाना पहले या व्यक्ति पहले संगठन होता है। पहले संगठन होता है, संगठन से ही व्यक्ति होता है, संगठन से ही मोदी जी भी हैं, संगठन से हम लोग हैं। और मोदी जी ने संगठन को ही सर्वोपरि माना है। जब भी आप देखते होंगे संगठन के हित में जब भी कार्य होता है तो वो अपने घर से, अपने जो 7 डेज जो उनका आवास है उससे वो अपने कार्यालय पे आते हैं और अपने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय समिति के लोगों के साथ बैठकर ही निर्णय लेते हैं। अगर वो अपने को संगठन से ऊपर मानते तो वो निर्णय अपने घर पे भी ले सकते थे। दो दावे किए जा रहे हैं भाजपा द्वारा, 400 पार और 8 लाख पार। दोनों में क्या आ सकते हैं? पहले तो 400 पार, ये मोदी जी का पर्सनल वक्तव्य नहीं, ये जन आकांक्षाओं को देखकर, जन भावनाओं को देखकर जिस तरीके का प्यार उनको मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उस प्यार को देखते हुए 400 प्लस सीट आ रही है। और रही बात 8 लाख, ये तो अपने अपने आंकड़े हैं। जो मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा है, जो चूंकि मैं शहर घूम रहा हूँ, गांव, छोटे बाजार, बड़े बाजार, चौराहे घूम रहा हूँ, निश्चित रूप से हम लोग पिछले बार से ज्यादा वोट पा रहे हैं। 8 लाख पार होंगे या कम होंगे? दावों में क्या गारंटी है? यहाँ कुशीनगर लोकसभा के दावों में क्या गारंटी? अच्छा, ये बताइए, आप ही मीडिया वाले लोग हैं, अपने अपने हिसाब से, जैसे जिस दिन चुनाव हो जाएगा अपने अपने हिसाब से आंकड़ा निकालेंगे ना। तो हर आंकड़ा अपना व्यक्तिगत होगा ना। तो मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा निश्चित रूप से जो वोट हम लोग पा रहे हैं पिछले बार से ज्यादा वोट पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी, जो आज हमारे बीच में नहीं, सदन में उन्होंने कहा था कि फ्री में अन्न देना देश को कमजोर करता है। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे सरकार ने बहुत ही बेहतर जो है उपहार दिया, लेकिन कहां तक ये सत्य है कि आजीवन फ्री अन्न देने का, शिक्षा मुक्त क्यों नहीं, चिकित्सा मुक्त क्यों नहीं, बेहतर क्यों नहीं? 2040 तक अगर विकसित राष्ट्र का संकल्प उन्होंने बनाया है तो विकसित राष्ट्र में फ्री अन्न नहीं होता है जी। ये फ्री अन्न की योजना कभी कभी जब आपदा आती है तभी होता है। और हम लोग जो वैश्विक महामारी जिसको कोरोना के नाम से जानते थे, उस वैश्विक महामारी से अभी निकले हैं कुछ समय पूर्व। और उस वैश्विक महामारी ने गरीब तो गरीब, अमीरों की भी कमर की रीढ़ की हड्डी आर्थिक रूप से तोड़ दी है। अब इस नाते अगर वो भी ये सब हमारे परिवार हैं, जो व्यक्ति कमजोर है उसके लिए अगर मोदी जी ने अनाज की व्यवस्था की है तो ये संजीवनी का काम किया है। अगर मोदी जी ने उनके लिए घर की व्यवस्था की है तो ये उनके लिए सम्मान का काम किया है। कब तक फ्री? ये हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए हो गया। हमेशा के लिए कुछ भी। आप जो है राजनीति में, सामाजिक सेवा में जो है काफी सक्रिय रहे हैं, तो वर्तमान राजनीति में जो है अपराधियों को जिस तरह मौका दिया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, अपराधीकरण हो रहा है चुनाव में, राजनीति में, सियासत में, तो आप किस तरह से देखते हैं कि सभी दलों में ये देखा जा रहा है? ऐसा नहीं है कि पहली बार मुझे तो ये चुनाव, अगर मेरी नजर से देखा जाए तो मुझे इस चुनाव बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। अपराधीकरण तो नहीं सुनने में आ रहा है जब से बाबा हमारे जो है साफ सुथरी छवि जो है
हमारे कहने का मतलब है कि जो अपराधी जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, तमाम मुकदमे दर्ज हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। अब ये बताइए, जो नेता ही चुनाव लड़ेगा, और वो नेता किस काम का, जो जन भावनाओं के अनुरूप खड़ा ना हो पाए। और जहां लोगों के लिए खड़े होते हैं, वहां स्वाभाविक है कि मुकदमे तो दर्ज होंगे। अगर उनके व्यक्तिगत अगर कोई दर्ज हो तो वो कष्ट का विषय है, लेकिन अगर जन भावनाओं के आधार पर हुआ हो तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि हर नेता पे मुकदमा है। व्यक्तिगत अपराध की मैं बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत जो है अपराध के दम पे या फिर पैसे के दम पे राजनीति जो ऊपर जा रही है। नहीं, पैसे के दम पे राजनीति नहीं जा रही है। आज आप हर कोई पैसा, विपक्ष जो भी आया है पैसा खर्च करने को तैयार है। कोई मोदी जी का वोट बैंक में सेंध लगा के देख ले। मोदी जी का वोट बैंक पहले भी मोदी बोला था, आज भी मोदी बोल रहा है। कोई पैसे का मोदी जी पर भी आरोप लग रहा है कि चंदे बहुत बटोर रहे हैं, वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अरे यार, कहना है स्वाभाविक है। तथा कथित एक समाचार पत्रों में जो है 82 अरब 52 करोड़ रुपए जो है चंदे लिए गए। ठीक है, ये आंकड़े कहां से आते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आपके आंकड़े में दम होता तो मोदी तीसरा कार्यकाल मोदी जी को जो पूर्ण बहुमत के साथ मिल रहा है वो दिखता नहीं, क्योंकि हम और आप जितना जानते हैं उतना ही मतदाता भी जानता है, और मतदाताओं में ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात को पूरा नहीं काट रहा हूं। श्री राम के नाम पर वोट क्यों, मुद्दे पर क्यों नहीं? श्री राम के नाम पे वोट क्यों? ये देश संविधान से चलता है। संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। और अगर हम कोई युद्ध लड़ने जाते हैं तो तिलक लगा के जाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। हम कोई युद्ध लड़ने जाते हैं तो हर हर महादेव कहते हैं, इसमें बुराई क्या है? और मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं है सर। बताइए सॉरी। अच्छा, आपने कहा श्री राम जी के मुद्दे पर आरोप लगता है। पहले विपक्ष ही परेशान थे कि राम मंदिर बन नहीं रहा है। और राम मंदिर एक ऐसा विषय था जो भारत की अर्थव्यवस्था को रोक रखा था। भारत के दो संप्रदाय में आपस में बार बार विषैले बाण छोड़ के विपक्ष उनसे टकराव पैदा करता था। उन सब विषयों को खत्म किया मोदी जी ने, और उनके शासनकाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक निर्णय, इतना अच्छा निर्णय आया कि दोनों पक्षों ने उस निर्णय को स्वीकार किया और राम मंदिर बना। देश के प्रधानमंत्री के सकारात्मक कार्यों पर कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठा रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है कि देश के प्रधानमंत्री आज चुनाव हो रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता अपनी मत मांग रहे हैं, और मुद्दे नहीं। आपका बेरोजगारी हाहाकार मचा दिया, महंगाई, आपके लिए महंगाई नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री के लिए महंगाई नहीं हो सकता, पूंजीपतियों के लिए महंगाई नहीं हो सकता, लेकिन मध्यम वर्ग के जो ऐसे हैं, जो हम लोग फील्ड में घूमते हैं उसको देखते हैं, वो महंगाई के लिए जो है तरह के 24 घंटे में कौन से जो है जीरे का उत्पादन कम हो गया कि जो है 180 से लेकर और 800 रुपये किलो। महंगाई है, लेकिन उस तरीके की महंगाई नहीं है जिस तरीके की वैश्विक महामारी कारण पूरे विश्व में आई। लेकिन महंगाई को देखते हुए जो लोग प्रभावित हैं, उन प्रभावित लोगों के साथ मोदी जी खड़े हैं, उनकी योजनाएं खड़ी हैं। लेकिन इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं सर, महंगाई के मुद्दे पर बोल नहीं रहे हैं। कहीं आपने भाषण में सुना आपने उनके? तो कहने का मतलब वो वही बोलेंगे ना जो जन भावनाएं सुनना चाहेंगी। जब जन भावनाओं को मोदी जी ने मलहम लगाने का काम किया है, अनाज घर पहुंचाया है, और घर भी दिया है, आयुष्मान कार्ड भी दिया है, तो अब जो जनता को आपने आयुष्मान कार्ड के प्रश्न उठा दिया। आयुष्मान कार्ड किसको बना है, कितने % बना है? 2011 में जो है जनगणना होती है, जनगणना में जो है कार्यालय में बैठकर जो है आयुष्मान कार्ड की जो है नाम नोट कर लिए जाते हैं, लेकिन पात्रों का नहीं बनता है, अपात्रों को बन गया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसका दायित्व तो जो है प्रधानमंत्री का नहीं है, मुख्यमंत्री का नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न प्रशासन में उठता है, कर्मचारियों में उठता है, तो आखिर इस पर जो है विचार क्यों किया? मैं वही कहना चाह रहा था, जैसे इस देश को अगर हम अपना घर मान के चलते हैं तो घर पे भी क्या होता है, मुखिया एक होता है, मुखिया के अंडर में उसके बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, बहू होती है, सब होते हैं।
लेकिन मुखिया जो निर्णय लेता है उसमें अगर कुछ अपने परिवार के अन्य सदस्य कुछ गंदगी कर देते हैं तो दोषारोपण मुखिया पे ही आता है। तो वैसे ये मोदी जी वास्तव में दिल के बहुत साफ सुथरे काम तो कर रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ की आबादी में कुछ जो वर्कर हैं या कुछ अपने जो नेता भाई बंधु हैं अगर कुछ गंदगी हो कर दे रहे हैं तो उसमें मैं क्या, भारत की जनता की हर आवाज मोदी तक पहुंच रही है, क्योंकि मोदी जी का ही स्टेटमेंट है कि मुझे गाली दो लेकिन देश की जो है किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान न करें। जनता की हर आवाज पहुंच रही है, फिर विचार क्यों नहीं। हाँ ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अभी आप ये देखिए ना, अपराध कितना कम हो गया, अपराध बहुत कम हो गया योगी जी की देखरेख में, कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। और मोदी जी ने वो कर दिखाया, विश्वास खड़ा किया है मोदी जी ने। आपके पास, चूंकि आप पत्रकार हैं, आपके पास पूछने के 10 प्रश्न हैं और आपका ये जो प्रश्न पूछने का जो है ये आपके मीडिया के माध्यम से जन जन देख रहा है और जन जन के पास इसका उत्तर है, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल वो आराम नहीं किए। मोदी योगी जी 10 साल काम ही किए हैं और देश को वास्तव में आर्थिक रूप से देखिए या देश के प्रधानमंत्री जी आराम नहीं किए, विदेशों से क्या लाए विदेशों से क्या लाए? विदेशों से रिश्ते बहुत मजबूत जुड़े हैं। रिश्ते से नहीं काम चलेगा। हाँ, रिश्ते से काम नहीं चलेगा। रिश्ता तो जो है भाई बहन का भी होता तो है। विदेश नीति तो हम लोग की बहुत अच्छी रही है। नीति अच्छी है, ये लायक क्या? वही कह रहे हैं ना, नीति अच्छी है। विदेश आपने घूमा, विदेश नहीं घूमा नहीं, हाँ, विदेश नीति अच्छी है, हाँ। उसी से आदान प्रदान तो चल रहा है ना, तभी तो। विदेशों से क्या लेकर आए? इन्होंने तो दिया, श्रीलंका को भी दिया, नेपाल को दिया, बहुत सारे देशों को, गरीब देशों को दिया, लेकिन हमारे देश में विकसित राष्ट्रों से क्या लेकर हिंदुस्तान में आए जो बेरोजगारी को जो है सॉल्व कर सके? बड़े बड़े कंपनियों को तो लाने की बात उन्होंने किया है हर जगह। नहीं किया, कोई भी काम तत्काल तो जितनी बड़ी योजना रहेगी। 10 वर्ष हो गया सर। नहीं तो 10 वर्ष में बैठते ही योजना बंद तो जाएगी नहीं, चलते क्योंकि देश बहुत पीछे जा चुका था। पहले हम लोग के यहाँ से कोई बाहर जाता था कमाने, अगर उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती थी तो उसका कुछ पता चलता नहीं था। आज विदेश नीति इतनी मजबूत है कि ससम्मान अगर कोई अप्रिय घटना घट गई तो ससम्मान उसकी बॉडी आती है, या हमारा कोई व्यक्ति वहां फंस गया दो देशों के युद्ध के बीच के दरमियान तो उस व्यक्ति को बुला भी लिया जाता है। और विदेश नीति हम लोग की इतनी शानदार रही कि आज सारे इस्लामिक देश अपने मोदी जी के साथ चलने को तैयार हैं और साथ ही साथ विश्व स्तर पर अगर कोई समस्या आती है तो उस कोर कमेटी में हमारे मोदी जी को भी बैठाया जाता है। और पहले 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। विदेश नीति बहुत अच्छी रही सर, लेकिन जो है भारत में शिक्षा महंगा क्यों? MBBS करने के लिए यूक्रेन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, रूस जाते हैं, 50 लाख में उनका तय हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में जो है 1 करोड़ रुपया क्यों लगता है? आपके सारे सवाल तो केंद्रीय मंत्री के लेवल के पूछने लायक है, क्योंकि उनके पास आंकड़ा होता है। क्या लग रहा है 4 तारीख को जो है कमल खिलेगा? लड़ाई कैसी रहेगी विपक्ष से आपकी? इस समय जो मैंने माहौल देख रहा हूँ, जो मैं घर घर घूम रहा हूँ, बाजार घूम रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये चुनाव मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा है, यह मतदाता ही लड़ रहा है। वो ये कहता है कि आप यहाँ मत देखिए, ये पूरा भाजपा में है, पूरा भाजपा में, हर गली चक्की चौराहा हर कोई खुद ही चुनाव लड़ रहा है। भैया यहाँ बूथ अध्यक्ष भी मत, बूथ पे कोई खड़ा मत करिए, पूरा भाजपा को जाएगा। तो मैं पहली बार ऐसा चुनाव महसूस कर रहा हूँ कि ये पार्टी से ऊपर उठकर देश अपने प्रधानमंत्री का, प्रधान सेवक का चुनाव देश खुद लड़ रहा है, न कि पार्टी लड़ रही है। और अन्य पार्टियां अपनी इज्जत बचाने के लिए जात और धर्म को चुन रही हैं। तो निश्चित रूप से 400+ सीटें आ रही हैं और उसमें कुशीनगर भी सम्मानित सीट रही। आज हमारे साथ युवा समाज सेवी अंशुमान बंका जी कई बिंदुओं पर अपने जवाब दिया, सकारात्मक दिए और
बहुत अच्छे समाजसेवी के साथ जो है अच्छे एक व्यवसायी भी हैं। राजनीति में जो है आपका बहुत बड़ा सकारात्मक रूप होता है और हमारे ICAN न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए, अपनी कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा भैया, क्योंकि आपके प्रश्न सही में कुशीनगर के मतदाताओं के हित के लिए हैं और इस बार अगर कुछ जवाब में कमी रह गई हो तो वो मेरे ज्ञान में कमी है और मैं आगे से जवाब तैयार रखूँगा कि कुशीनगर के मतदाताओं को निराशा न मिले। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद।